Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Gala Model Question Papers Standard 10 Maths Sample Paper 2 Section A. पिछले कुछ वीडियो से हम लोग मैथ्स के सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और आज उस सीरीज में मैथ्स के सैंपल पेपर के सेक्शन ए को शुरू करेंगे। मैथ्स के सैंपल पेपर के सेक्शन ए को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस के सभी सैंपल पेपर के वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं और साथ में मैथ्स के सभी सैंपल पेपर के सेक्शन डी के वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप इस वीडियो के थ्रू उन सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। मैथ्स के लगभग सभी क्वेश्चन को मैं छोटे छोटे स्टेप्स में बताती हूँ। आप एग्जाम में उन छोटे छोटे स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। कभी कभी किसी एक छोटे स्टेप की वजह से मैथ सॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपके बेसिक्स को रिवाइज करवाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में बताती हूँ। इस वीडियोस में मैं सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलता है और सेक्शन ए में टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। So state whether the following statements are true or false from question number 1 to 4. So first question from true false. 3 is one of the zeros of the polynomial px equals to x square minus 8x plus 15. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 3 है। तो चलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं सॉल्व करके कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। लेट x इक्वल्स टू 3 क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि पॉलिनोमियल का एक जीरो 3 है। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल को लिख देंगे px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। फिर इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां x की जगह पर 3 को लिख देंगे और 3 लिखने के बाद इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा 0। इस 0 का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 3 है। ओके, और सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे। यहां से आप सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। Hence given statement is true क्योंकि यहाँ क्या कहा 3 is one of the zeros of the polynomial. Now next statement, equation x square plus 5x plus 8 equals to 0 has no real roots. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो चलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इन दिस इक्वेशन a इक्वल्स टू 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है और जब कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट b इक्वल्स टू 5 क्योंकि x का कोफिशिएंट 5 है एंड c इक्वल्स टू 8 क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू 8 है। ओके, So from formula of discriminant d equals to b square minus 4ac। फिर इस डिस्क्रिमिनेट के फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे और पुट करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है -7। इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है और जब डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू निगेटिव में आता है तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होता है। ओके, तो आप इस तरह से स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं। सिंस वैल्यू ऑफ डी और डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये इसका रीजन हुआ और क्वेश्चन में भी यही कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट्स नहीं है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। और यदि आप रियल रूट्स के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो ये 3 लाइन्स को आप याद कर लीजिए। ओके, Now next question, the decimal expansion of 123 upon 250 is non-terminating recurring. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 123 को 250 से डिवाइड करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रेकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स होता है खत्म नहीं होने वाला और रेकरिंग का मतलब होता है कि कुछ डिजिट्स रिपीट हो। ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो 123 को 250 से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 250 से छोटा है 123, इसलिए हम लोग क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट डाल देंगे और जब डेसिमल पॉइंट डालते हैं तो उसके बाद हमें फ्रीडम हो जाती है कि हम इसके ऊपर 0 लिख सकते हैं और फिर हम लोग 0 ऐड करके इस तरह से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग लास्ट में देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है और यदि रिमाइंडर 0 है इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग।
इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now next question, the graph of 5y plus 7 equals to 0 is a line parallel to y axis. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा. तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. इक्वेशन है 5y plus 7 equals to 0. So 5y equals to -7 and y equals to -7 upon 5. और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -1.4. अब हम लोग ग्राफ लेते हैं. ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइन होता है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइन होता है. इसी तरह से ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइन होता है और ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस का नेगेटिव साइन होता है. अब यहाँ पर y का वैल्यू है -1.4 जो लगभग इस पॉइंट पर आएगा और जब इस पॉइंट से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ना कि वाई एक्सिस के. इट मींस ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो फॉल्स है. ओके, हम लोग लिख सकते हैं हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 5 to 10. So first question from fill in the blank, the area of the triangle formed by x axis, the y axis and the line representing x plus y equals to 8 is dash square units and options are 64 और 32 और 16. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x एक्सिस और y एक्सिस को लेते हुए जब हम इस इक्वेशन को लेते हैं x plus y equals to 8, तब जो एक ट्रायंगल बनता है उसका एरिया कितने स्क्वायर यूनिट का होगा और ऑप्शन में ये सब दिया हुआ है. तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कितने स्क्वायर यूनिट में एरिया होगा. सॉल्यूशन, x एक्सिस मींस y equals to 0 होता ही है. यहाँ पे ग्राफ है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और यदि हम लोग सिर्फ x एक्सिस की बात करें तो y का वैल्यू 0 होता है. ओके, सिंस x plus y equals to 8 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब हम लोग इस इक्वेशन में y के जगह पर 0 लिख देंगे. तो x plus 0 equals to 8. If y equals to 0, therefore x equals to 8. और यदि x equals to 8 होगा तो एक ऑर्डर्ड पेयर रेडी हो गया, यानी x की जगह पर हम लोग 8 लिखेंगे और y की जगह पर 0 लिखेंगे. ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, y एक्सिस मींस x इक्वल्स टू 0. ये y एक्सिस मींस क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0 क्योंकि इस पॉइंट पर x का वैल्यू 0 है. ओके, सिंस x प्लस y इक्वल्स टू 8 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हम लोग इसमें x की जगह पर 0 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या था, x इक्वल्स टू 0. सो 0 प्लस y इक्वल्स टू 8, देयरफॉर y इक्वल्स टू 8. और फिर से एक ऑर्डर्ड पेयर रेडी हो गया. यहाँ x की जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे और y की जगह पर 8 लिखेंगे. ओके, अब एक और ऑर्डर्ड पेयर हम लोग रेडी करेंगे. We know that x axis means y equals to 0 and y axis means x equals to 0. So again there is one ordered pair 0 and 0 क्योंकि x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी 0 है. अब इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग ग्राफ में लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, और जब इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर से ग्राफ में लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का ट्रायंगल बनता है. और इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके बेस का वैल्यू 8 यूनिट है और हाइट का वैल्यू भी 8 यूनिट्स है. अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे. चूंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फिर इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे. तो बेस का वैल्यू है 8 और हाइट का वैल्यू भी 8 है. बेस का वैल्यू 8 और हाइट का वैल्यू भी 8 है और फिर इसे सॉल्व कर देंगे. तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाता है 32. लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 इज 32 स्क्वायर यूनिट्स. यानी इन ऑप्शंस में से 32 ऑप्शंस इसका सही होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31,013 divided by 6,250 has dash decimal places and options are 3 और 4 और 5. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा. तो चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. तो जब हम लोग 31,013 को 6,250 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन 1, 2, 3, 4, 5 आता है. यानी कि इन ऑप्शंस में से 5 ऑप्शन सही है. ओके, और इस तरह से डिवीजन होगा. यहाँ देखिए मैं छोटे छोटे स्टेप्स में सब कुछ बताई हूँ.
फर्स्ट स्टेप में हम लोग 6250 को 4 टाइम्स ले रहे हैं और 4 टाइम्स लेने पर आ जा रहा है 25,000। इसके बाद जब इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है 6013, जो 6013 6250 से छोटा है। और जब इस तरह का केस आता है तो हम लोग डेसिमल पॉइंट डालते हैं, और जब डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं तो हम लोग जीरो डालने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग एक जीरो डाल देंगे और फिर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी इसी तरह से ये डिजिट इससे छोटा है तो फिर से हम लोग एक जीरो डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डला है। इसी तरह से हम लोग डिवाइड करते चले जाएंगे। लेकिन जब हम लोग इस स्टेप में आ रहे हैं तो इस स्टेप में सब्ट्रैक्ट करने पर 500 आ रहा है, और चूंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाला हुआ है तो एक जीरो हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन एक जीरो डालने के बाद भी सिर्फ 5000 हो रहा है जो कि 6250 से कम है। और ऐसे केस में हम लोग एक जीरो और डालेंगे, और जब एक जीरो यहाँ और डालेंगे तो ऊपर क्वेश्चन में भी एक जीरो डालेंगे। ओके, और इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे। लास्ट में रिमाइंडर जीरो आएगा, और जब रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो उस समय हम लोग क्वेश्चन के डेसिमल एक्सपेंशन को काउंट करेंगे। ओके, यही कॉन्सेप्ट है। Now next question. The distance of the point minus 5, 12 from the origin is dash units and options are 5 और 12 और 13। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि origin से एक पॉइंट है जिसका ऑर्डर पेयर है -5, 12, तो origin से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। According to question, ordered pair equals to -5, 12 from origin. So distance of a point A xy from the origin O 0, 0 is given by OA equals to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। ओके, अब इस फॉर्मूला में हम लोग एक्स और वाई के वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां एक्स का वैल्यू है -5 और वाई का वैल्यू है 12। फिर इसे सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाता है 13। इसका मतलब है 3 ऑप्शंस में से 13 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो लास्ट में आंसर लिख देंगे, हेंस द आंसर विल बी 13। Now next question, the roots of the quadratic equation 4x square minus 49 equals to 0 are dash, and options are 7 and -7 or 2 and -2 or 7/2 and -7/2। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल्स टू 0, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप्स वाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, चूंकि एलएचएस साइड में -49 कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को कैंसिल करने के लिए हम लोग एलएचएस साइड में 49 को ऐड करेंगे, और यदि हम लोग एलएचएस साइड में 49 को ऐड करते हैं तो आरएचएस साइड में भी 49 को ऐड करना होता है। तो हम लोग इस तरह से ये स्टेटमेंट लिख देंगे और साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे ऐड 49 टू बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। इस 4 को कैंसिल करने के लिए हम एलएचएस साइड में 4 से डिवाइड करेंगे, और यदि एलएचएस साइड में 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें आरएचएस साइड में भी 4 से डिवाइड करना होता है। तो इस तरह से स्टेप हो जाएगा। इट मींस 4x स्क्वायर माइनस 49 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इक्वल्स टू 0 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ इस स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये -49 प्लस 49 कैंसिल हो जा रहा है, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4। ओके, चूंकि ये वैल्यू एक्स स्क्वायर का है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 49/4, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू +/7/2, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू +7/2 एंड -7/2। Hence, the answer will be x equals to 7/2 and -7/2. Now next question. The dash term of AP 21, 42, 63 ... is 210 and options are 10, 11 and 9. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक AP सीरीज है जिसका nth टर्म 210 है। वो nth टर्म क्या होगा, 10 होगा, 11 होगा या 9 होगा। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। Let nth term of AP 21, 42, 63 equals to 210. Here first term A equals to 21, this one, B equals to 42 minus 21, this equals to 21 and AN equals to 210. अब हम लोग फॉर्मूला लेंगे AN equals to A plus N minus 1 D, और फिर इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद N का वैल्यू निकल जाएगा 10। Hence answer will be 10.
सॉल्यूशन किस तरह से किया हुआ है इसको नोट कर लीजिए। Now next question, in triangle PQR, angle Q equals to 90 degree. If PQ is to QR equals to 1:1, then PQ is to PR equals to what? And options are 1:2 or 1:√2 or √2:1. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसके Q वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब कह रहा है कि यदि उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग PQ is to QR का वैल्यू है 1:1, तो PQ is to PR का वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शंस ये सब दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल PQR बना लेंगे जिसके Q पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, उस ट्रायंगल के PQ का वैल्यू है 1 और QR का वैल्यू है 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ is to QR equals to 1:1, यानी इन दोनों साइड का वैल्यू 1 है। ओके, ये यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोग को PR निकालना है, तो हम लोग PR निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद PR का वैल्यू आ जाएगा √2। नाउ वी नो दैट PQ इक्वल्स टू 1 एज PQ इज टू QR इक्वल्स टू 1:1 क्वेश्चन में गिवन है। सो रेशियो ऑफ PQ इज टू PR इक्वल्स टू 1:√2, क्योंकि PR का वैल्यू क्या निकला था, √2, और PQ का वैल्यू क्या है, 1। ओके, hence the answer will be 1:√2. Now next type of question. Answer the following question in one sentence, word or number. Question numbers 11 to 16. So first question from this type. State the condition for the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 to have opposite roots. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का यदि अपोजिट रूट्स है तो कंडीशन क्या होगा। ओके, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर रूट्स आर x एंड माइनस x, क्योंकि यहाँ क्या कहा है, अपोजिट रूट्स। ओके, इसलिए हम लोग एक रूट को x मान ले रहे हैं और दूसरे रूट को माइनस x। We have given quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. Now using the relation between coefficient and roots, sum of roots equals to minus b upon c. अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां हम लोग दो रूट अलग अलग लिए हैं x एंड माइनस x। सो x प्लस माइनस x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन c। अब इस स्टेप में ये दोनों x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस x है और दूसरा माइनस x है, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे 0 एंड 0 इक्वल्स टू माइनस b अपॉन c। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद b का वैल्यू आ जाएगा 0, हेंस द आंसर विल बी b इक्वल्स टू 0। ओके, इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट यदि जानना चाहते हैं तो यहाँ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। Now next question. The common difference of an AP is 5/2. What would be the difference of its 15th term and 5th term? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AP का कॉमन डिफरेंस 5/2 है, तो उसके 15th टर्म और 5th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। फॉर फाइंडिंग 15th एंड 5th टर्म फ्रॉम फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t। अब हम लोग 15th टर्म का वैल्यू निकाल लेंगे और 5th टर्म का वैल्यू निकाल लेंगे। So for 15th term, a15 equals to a plus 15 minus 1 multiplied by d. So this equals to a plus 14d. For 5th term, a5 equals to a plus 5 minus 1 multiplied by d, and this equals to a plus 4d. Now difference between 15th term and 5th term, a15 minus a5 equals to जो वैल्यू आया था a15 का और a5 का, वो वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। So a plus 14d a plus 14d माइनस a plus 4d, फिर इसे सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 25। सो डिफरेंस बिटवीन 15th टर्म एंड 5th टर्म इज 25। ओके, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ, if PQ upon XY equals to QR upon YZ equals to PR upon XZ equals to 2/5, then find PQR is to XYZ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रायंगल है PQR और XYZ, यदि ऐसा कंडीशन है तो इस केस में
ट्रायंगल PQR इज टू ट्रायंगल XYZ क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग थ्योरम का यूज करेंगे और थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो कि इस तरह से लिखा जाता है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ upon XY इक्वल टू QR upon YZ इक्वल टू PR upon XZ एंड दिस इक्वल टू 2/5। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? PQR upon XYZ इक्वल टू 2/5 होल स्क्वायर, क्योंकि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस तरह से स्क्वायर हो रहा है। और यहाँ क्वेश्चन में दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू 2/5। हम लोग यहाँ से 2/5 को ले रहे हैं। ओके, तो 2/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4/25। इसलिए PQR और XYZ का रेशियो हो जाएगा 4:25। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin A इक्वल टू हाफ फाइंड द वैल्यू ऑफ cot A। यहाँ क्वेश्चन में sin A का वैल्यू दे रहा है हाफ, पूछ रहा है cot A का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin A इक्वल टू हाफ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ वी नो दैट cot A इक्वल टू 1/10A, लेकिन क्वेश्चन में sin A दिया हुआ है, tan A नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग tan A को sin A के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जब tan A को sin A के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1/10A इक्वल टू cos A अपॉन sin A। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसके साथ एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। वो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस sin स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के इधर लेकर के आ गए, इसलिए ये माइनस साइन के साथ आ गया। ओके, चूंकि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और यदि cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1 माइनस sin स्क्वायर A। सिर्फ थीटा की जगह पर A आ गया, यहाँ भी थीटा की जगह पर A आ गया और यहाँ भी थीटा की जगह पर A आ गया। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज है। ओके, इक्वेशन 1 का भी, इक्वेशन 2 का भी और इक्वेशन 3 का भी। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। 1 और 3 इक्वेशन को ले रहे हैं। यहाँ इक्वेशन 3 है और आपके कन्वीनियंट के लिए मैं इक्वेशन 1 को यहाँ लिख दी हूँ, sin A इक्वल टू 1/2। ओके, हमें क्या करना है कि इक्वेशन 3 में sin A का वैल्यू लिखना है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे cos A इक्वल टू, यहाँ देखिए cos A इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर A, और sin A का वैल्यू है हाफ। चूंकि यहाँ पर sin का स्क्वायर है तो हम लोग हाफ का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से स्टेप लिखेंगे cos A इक्वल टू 1 माइनस हाफ का स्क्वायर। ओके, और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है cos A इक्वल टू √3/2। अब हम लोग cos A और sin A के वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, और आपके कन्वीनियंट के लिए इक्वेशन 2 को मैं यहाँ लिख दी हूँ। इक्वेशन 2 था cot A इक्वल टू cos A अपॉन sin A। अब cos A का वैल्यू क्या निकला? √3/2 और sin A का वैल्यू क्या था? हाफ, यहाँ था हाफ, sin A का वैल्यू हाफ। ओके, तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। cot A इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ। फिर इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाता है √3। इट मीन्स cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस इफ sin A इक्वल टू हाफ द वैल्यू ऑफ cot A इक्वल टू √3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स विद सेंटर्स O and O dash are 7 centimeter and 10 centimeter and distance between their centers is 12 centimeter, in how many points do the circles intersect? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो सर्कल है, एक सर्कल 7 सेंटीमीटर रेडियस से बना हुआ है और दूसरा सर्कल 10 सेंटीमीटर रेडियस से बना हुआ है, और दोनों सर्कल के सेंटर का डिफरेंस है 12 सेंटीमीटर। अब वो दोनों सर्कल एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर रेडियस का, और दोनों सर्कल के सेंटर का डिफरेंस 12 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट्स। Hence in 2 points do the circles intersect. Now next question. What is the radius of a circle inscribed in a triangle with sides of length 12 cm, 35 cm and 37 cm? इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम से ही समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है
जिसका साइड 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस हमें बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल से ए पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और सी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जिससे 3 ट्रायंगल्स बन जाएगा। ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COA। ओके, और इन तीनों ट्रायंगल का एक एक साइड दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COA का एरिया निकालेंगे। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद उन एरिया को ऐड कर देंगे। ओके, उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग दोनों एरिया को इक्वेट कर देंगे, जिससे हमें सर्कल का रेडियस पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें इन तीनों ट्रायंगल में एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ रेड लाइन से परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहे हैं और ये तीनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सर्कल का रेडियस है। ओके, अब हम लोग एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल्स टू हाफ इंटू R इंटू BC। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BOC। सो ट्रायंगल BOC इक्वल्स टू हाफ इंटू R इंटू BC। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग BC का वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू R इंटू 37 सेंटीमीटर। इसी तरह से तीनों ट्रायंगल का निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल COA एंड दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू R इंटू CA। फिर CA का वैल्यू लिख देंगे 35, CA का वैल्यू 35। इसी तरह से फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और यहाँ पर AB का वैल्यू हो जाएगा 12। ओके, अब तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका वैल्यू निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 42R। यहाँ सॉल्यूशन आप देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल ABC का डायरेक्ट एरिया निकालेंगे। और चूंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के साइड्स अलग अलग हैं, तो इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए हमें हेरोन्स फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। और हेरोन्स फार्मूला का यूज करने से पहले हमें S का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इन ट्रायंगल ABC S इक्वल्स टू 12 प्लस 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2। ये साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है एंड दिस इक्वल्स टू 84/2 एंड दिस इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। अब हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे और फिर हेरोन्स फार्मूला में S का वैल्यू और ABC का वैल्यू लिख देंगे और फिर उसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और पहले वाला जो एरिया हम लोग निकाले थे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, फिर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 42R। यहाँ था 42R, ठीक है। और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद R का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि उस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ओके, now next type of question. Fill in the blanks by selecting the proper option from those given below question. Question number 17 to 22. So first question from this type. For a given frequency distribution, its median can be found out by drawing its dash. And options are option A, column graph, option B, frequency graph, option C, frequency polygon, and option D, ogive. Answer will be option D, ogive. And reason is this. Okay. Now next question. It is not possible that the probability of an event is option A 4 by 5, option B 5 by 4, option C 2 by 3, option D 3 by 4. Answer will be option B 5 by 4 and reason is this. Reason को नोट कर लीजिए। Now question number 19. Under root 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta equals to dash. And options are option A sec theta plus tan theta, option B sec theta minus tan theta,
ऑप्शन सी sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। ओके, तो हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, एंड दिस इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज किया गया। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस टर्म में से हम लोग अंडर रूट को हटाएंगे, तो स्टेप हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड दिस इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, and this equals to RHS. It means option A will be the answer. Okay, hence the answer will be option A, sec theta plus tan theta. Now next question. In the given figure, the area of segment PAQ is dash centimeter square. इस फिगर की बात कर रहा है और इस फिगर में इस एरिया की बात कर रहा है PAQ, यानी ये वाला एरिया जो है, इधर से कर्व और इधर से स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2, ऑप्शन बी ए स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2, ऑप्शन सी ए स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 1, ऑप्शन डी ए स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 1। अब इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए हमें इस एरिया के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ओके, सो एरिया ऑफ सेगमेंट PAQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OQAP माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OQP। अब इन दोनों एरिया के फॉर्मूला को लिख देंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 2। इट मीन ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अब इसके कॉन्सेप्ट को मैं फिगर से समझा देती हूँ। यहाँ पर QOPA सेक्टर है, यानी कि ये वाली लाइन और ये कर्व लाइन सेक्टर है। ओके, हमें इसके एरिया को निकालने के लिए पहले सेक्टर के एरिया को निकालना होगा, राइट? और सेक्टर के एरिया को निकालने के बाद इस ट्रायंगल के एरिया को सेक्टर के एरिया में सबट्रैक्ट करना होगा, जिससे हमें इस एरिया का पता चलेगा, राइट? Now next question. 3 metallic spheres with radii 3 cm, 4 cm, 5 cm are melted and recast into a single sphere. Then the radius of the new sphere formed is dash centimeter. ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। उन 3 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। उस बड़े स्फीयर का रेडियस क्या होगा? ओके, तो हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं और सॉल्विंग के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हम लोग तीनों स्फीयर के वॉल्यूम को टोटल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 सॉलिड स्फीयर्स इक्वल्स टू 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़्ड टू द पावर 3 प्लस 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़्ड टू द पावर 3 प्लस 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़्ड टू द पावर 3, और फिर इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाता है 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज़्ड टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि r की जगह पर 6 आ रहा है। इस मींस जो बड़ा स्फीयर बनेगा उसका रेडियस 6 होगा। ओके, तो लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द रेडियस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्फीयर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व आउट अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय डैश, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन बी 2/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन सी 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी 1/3 पाई आर क्यूब। इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम से समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर में एक राइट सर्कुलर कोन है। अब कह रहा है कि इस कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन इन गिवन फिगर विद लार्जेस्ट h इक्वल्स टू r, क्योंकि ये भी मेंशन था कि लार्जेस्ट h जो है इससे कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे दिस इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और h की जगह पर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इट मींस r। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r, एंड दिस इक्वल्स टू 1/3 पाई आर क्यूब। Hence the answer will be option D 1/3 pi r cube. Now next question, question number 23. ये मैथ द फॉलोइंग है।
पार्ट ए में लिखा है द 28th टर्म ऑफ एपी 50, 47, 44 डैश डैश डैश, एंड पार्ट बी में ऑप्शंस लिखा है ऑप्शन ए -7 एंड ऑप्शन बी 107। अब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा। ओके, तो सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। द 28th टर्म ऑफ एपी 50, 47, 44 डैश डैश डैश, here a equals to 50, a 50 है, and d equals to 47 minus 50, and this equals to -3, and n equals to 20, क्योंकि 28th टर्म दिखा हुआ है। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे an equals to a plus n minus 1 d। फिर इसमें इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इससे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद a20 का वैल्यू आ जाता है -7। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए -7। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पार्ट ए में लिखा हुआ है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ m इक्वल्स टू 24 एंड x बार इक्वल्स टू 22 देन z इक्वल्स टू व्हाट, एंड ऑप्शंस आर A 28, B 18। अब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लेंगे मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय मीन माइनस मीडियन। अब इस फॉर्मूला को जब हम लोग रीअरेंज करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x, वेयर z इक्वल्स टू मोड, m इक्वल्स टू मीडियन एंड x इक्वल्स टू मीन। ओके, अब हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां मीडियन का वैल्यू है 24 और मीन का वैल्यू है 22। क्वेश्चन में देख लेते हैं, मीडियन का वैल्यू 24 और मीन का वैल्यू 22। ओके, अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 28। इट मीन्स मोड का वैल्यू हो गया 28। तो ऑप्शन ए सही होगा। ओके, अब सैंपल पेपर 2 के सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस ओवर हो गए। यदि समझाने का तरीका पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैंपल पेपर 3 के सेक्शन ए को करेंगे। दैट्स इट। तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।